हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम अकेडमी। आज हम हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या समझने वाला है, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कि वो क्या है। ठीक है, डिफरेंट जो जोग्राफर्स थे उन्होंने उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन किया उसे, ठीक है, उसके बारे में उसको कैसे डिफ़ाइन किया, फिर उसका नेचर समझेंगे, फिर उसका स्कोप समझेंगे कि उसको अलग अलग डिसिप्लिन से हम कैसे कनेक्ट कर सके, कैसे वो इवॉल्व और कैसे ज्योग्राफी इवॉल्व हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी यानी एक ऐसी फील्ड है जो इंटीग्रेटिव है, यानी कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करके बनी है। ये क्या है, एक एम्पिरिकल फील्ड है, यानी कि हम है ना ऑब्जर्व करके उसको वेरीफाई कर सकें कि वो सही है कि नहीं है। एक प्रैक्टिकल फील्ड है और इसकी जो रीच है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स तक है, डिफरेंट फिनोमिनास तक है। आप देखो, जो हमारे अर्थ पर जितने भी फिनोमिनास होते हैं ना, इसको हम ज्योग्राफिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी दो आती है, एक तो आपने 11th में पढ़ी थी, दैट वाज फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी किसको समझती है, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करती है, उसको हमें समझाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ये किसके बारे में समझती है, ये समझती है जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन वर्ल्ड और जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बीच का जो कनेक्शन है, उसके बीच का जो रिलेशन है, उसको समझती है ह्यूमन ज्योग्राफी। उसकी जो रिलेशन है उसको स्टडी करती है ह्यूमन ज्योग्राफी है। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन हुआ, इन सबको ह्यूमन ज्योग्राफी ही स्टडी करती है। अब इसी के अंदर आप देखोगे कि ज्योग्राफी है वो ड्यूलिज्म का है। ड्यूलिज्म क्या होते हैं, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज या फिर दो डिफरेंट जो अप्रोचेस है एक ही चीज़ के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे अलग अलग अप्रोचेस चलती है। एक बोलता है कि या तो हम ज्योग्राफी को एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट बनाता है कि एक ही जो थ्योरीज अभी तक है उसको ही हम यूज़ करके एक्सप्लेन करें, या फिर हम उसको रिसर्च बेस्ड, जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, वैसा सब्जेक्ट बना दें। तो ऐसे ही डिफरेंट डिबेट्स चलती रहती है। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि या तो उसको रीजनल बना दो, रीजनल अप्रोच से करो। रीजनल अप्रोच क्या कहता है कि हम सबसे पहले रीजन का, सबसे पहले जो स्मॉल विलेज है, सपोज एग्जांपल कि सबसे पहले हम विलेज का समझेंगे, फिर हम जाएंगे जो स्टेट है उसके ऊपर, और फिर हम कंट्री के ऊपर जाएंगे, और फिर हम पूरे वर्ल्ड को समझेंगे। इसको बोलते हैं रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है कि हम पहले पूरे वर्ल्ड को समझेंगे, फिर क्या करेंगे, कंट्री को समझेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जो मेन जो रीजन है उसको समझेंगे। तो इन दोनों अप्रोचेस के अंदर भी डिबेट चलती है कि हम इसको कौन से अप्रोच के अकॉर्डिंग करें, या फिर कुछ हम इसको क्या करें, जो पहले थ्योरी वाइज है वैसे कर ले, या फिर हम इसको जैसे इंस्टीट्यूशनल चल रही है उस अप्रोच से करें। अब आप देखोगे कि जो फिजिकल और ज्योग्राफी और जो ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो पार्टिंग वेज है, वो नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। ये क्या है, एक इंटीग्रेटिव चीज़ है, यानी कि अगर मैं इसे फिजिकल ज्योग्राफी समझूँ तो ह्यूमन के बिना नहीं होगी वो। अगर मैं सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी समझूँ तो फिजिकल ज्योग्राफी के बिना मैं ह्यूमन ज्योग्राफी समझ ही नहीं सकती। तो ये क्या है, एक इनसेपरेबल एलिमेंट्स है। अब देखोगे कि आप जो ह्यूमन एलिमेंट्स है, ह्यूमन जो चीज़ें हैं, वो मेटाफोरिकली भी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ होती है। हम बोलते हैं फेस ऑफ अर्थ, आई ऑफ स्टॉर्म, माउथ ऑफ रिवर्स, नाउट ऑफ ग्लेशियर, नेक ऑफ इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, वैसे इस्थमस होता है जैसे एक लैंड है, ये लैंड है, इसके चारों ओर सी है। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा लैंड कनेक्टेड है, वो दूसरे लैंड से कनेक्टेड है, तो ये बीच का जो लैंड है ना, इसको इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड में बाकी दोनों लैंड के क्या होता है, सी होता है, तो इसको हम इस्थमस बोलते हैं, जिसके लिए इसका नेक होता है। फिर प्रोफाइल ऑफ सॉइल। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, जो भी रीजन होते हैं, विलेजेस होते हैं, टाउन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम हर चीज़ में ह्यूमन फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो ये क्या है, एक इनसेपरेबल चीज़ें है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन कैसे करा हुआ है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी डिफरेंट ज्योग्राफर्स ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन करी है। जैसे रेटजेल ने बोला कि ये क्या है, एक सिंथेटिक स्टडी है, किसके बीच का रिलेशन समझते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस का। इसके अंदर आप देखोगे सिंथेटिक एक वर्ड आया है। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को आपस में
साथ में मिलाकर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये हुआ है, एम्फोसाइज करा गया है। फिर सेकंड डेफिनेशन आती है एलन से सैम्पल की। उन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी चेंजिंग रिलेशनशिप, किसके बारे में समझती है, चेंजिंग रिलेशनशिप, किसके लिए, किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ। क्योंकि जो मैन है वो हर बार इवॉल्व करता जा रहा है। पहले जो स्टोन एज वाले मैन थे वो अलग थे, अभी के जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, मैन अनरेस्टिंग यानी कि इवॉल्व करता जा रहा है। और जो अर्थ है वो भी पहले क्या था, एक लावा वाला बना हुआ था, अब क्या है, एक पानी है उसके ऊपर। ठीक है, एक जो ग्रीन कलर के है, ग्रीन ब्लू कलर की है। तो क्या है, एक अनस्टेबल अर्थ है कि अर्थ भी है वो अनस्टेबल है, यानी वो चेंज होती रही है, स्टेबल नहीं है। और इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि किसके बारे में एम्फसाइज करा है, चेंज के बारे में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिज्म, यानी कि द चेंजिंग थिंग, इसके अंदर ये एम्फसाइज करा हुआ है। थर्ड डेफिनेशन आती है पॉल विदाल दे लावलेक। उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एक सिंथेटिक नॉलेज है, थियोफिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स वो इनहैबिटेड। ब्रेक डाउन कर दे, लिविंग बींग्स वो इनहैबिट यानी ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सिंथेटिक नॉलेज अबाउट थियोफिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ, यानी कि जो लॉज है जिसके अकॉर्डिंग हमारी अर्थ चल रही है। ठीक है, जो भी डिफरेंट जो थ्योरी इस आप बोल सकते हो, जो लॉज होते हैं, जैसे फिजिकल लॉज हो गए, जो भी लॉज है जो हमारे अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, यानी अर्थ के ऊपर जितने भी फिनोमिनास हो रहे हैं उनका रिलेशन किसके साथ, ह्यूमन बींग्स के रिलेशन के साथ, उसके बारे में जो भी नॉलेज है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसके अंदर आप देखोगे जो अर्थ है और जो ह्यूमन है उसके बीच में ही बात करी हुई है, चाहे किसी भी डेफिनेशन से देख लो। ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या समझती है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है उसके बीच का रिलेशन समझती है। अब सोशल कल्चर एनवायरनमेंट किसने क्रिएट किया, ये क्रिएट किया ह्यूमन बींग्स ने। कैसे किया, जब वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे, इंटरेक्शन किया उन्होंने। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स जो भी थे, जैसे वुड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वुड लेते हैं, तो वुड से जो ह्यूमन बींग्स को किसने दिया, फिजिकल एनवायरनमेंट ने दिया। उससे ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, उससे ह्यूमन बींग्स ने फर्नीचर बना लिया। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, जो चेंजेस हैं, ठीक है, मॉडिफाई किया, जो नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, और उससे क्या किया, अपने अकॉर्डिंग क्या किया, चीज़ें बना ली। अब कुछ कई बार होता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ही इम्पैक्ट कर देता है ह्यूमन लाइफ्स को, तो ये दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड होकर ही चलते हैं। अब हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, या तो होता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वही ह्यूमन को मॉडिफाई करे, या फिर जो ह्यूमन है वो फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करे। अब ये दो चीज़ें होती है, एक तो होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमंस को मॉडिफाई कर रहा है, ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रहा है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की बात करें तो जब है ना प्रिमिटिव एज चल रही थी, यानी जब स्टोरेज वाला टाइम लेते हैं हम, कि जिसके अंदर क्या था, जो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट तो कर रहे थे पर उसके अंदर क्या था, वो नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे थे, वो नेचर को मॉडिफाई नहीं कर रहे थे, वो नेचर के अकॉर्डिंग ही अडेप्टेड थे। जैसे आप देखोगे उस टाइम नेचर के साथ ही सब कुछ रह रहे थे, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कम थी, और इसको हम, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। सोशल डेवलपमेंट इतना नहीं हो रखा था। इसके अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी इंटरेक्ट करती है, नेचर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर इज नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत कम होगा, ये आपको याद रखना है। और इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नेचर की को पूछ रहे हैं, नेचर की जो फरी है यानी कि जो गुस्सा है उससे डर रही है। तो ठीक है, उस टाइम क्या था, एक मदर नेचर वाला कंसेप्ट होता है। अब ये क्या होता है कि जो नेचर है दैट वाज द सुप्रीम फोर्स। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि नेचर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन मॉडिफाई हो रहा है, एंड ह्यूमन नेचर को मॉडिफाई कर रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट तो करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो ठीक है, बट वो किससे क्रिएट कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, टूल्स से, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके वो क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन
करना। अब ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे कर पाए, जब वो क्या कर रहा है, उन्होंने नेचुरल लॉज को अंडरस्टैंड किया। जैसे जो फ्रिक्शन और हीट का लॉ है उससे क्या हुआ, फायर डिस्कवर हुई। वैसे ही अगर हमने जो डीएनए है उसके और जेनेटिक्स को समझा तब भी हम बहुत सारे डिजीज़ का क्योर कर पाए। और अगर हम एरोडायनेमिक्स के लॉज को समझ लिया हमने, तब भी हमने क्या बनाई, प्लेन्स बनाए, लॉज को और ज़्यादा फास्ट किया। तो हम नेचर के लॉज को समझ कर ही, नेचर की जो नॉलेज है उसको समझ कर ही क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के कुछ लिमिट्स है उसको थोड़ा बहुत लूज कर सकते हैं। सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ वो नेसेसिटीज़ की जगह क्या होता है, फ्रीडम की स्टेज में आ जाते हैं, ताकि वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सके, एनवायरनमेंट को डिफरेंट एनवायरनमेंट से जो भी उन्हें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसे अच्छे से यूज़ कर सके। और उसी से क्या होता है, वो अपने इम्प्रिंट्स हर जगह छोड़ देते हैं। इम्प्रिंट्स हर जगह छोड़ देते हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि देखो आपने पार्क बना लिया, पहले कोई पार्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वो क्या था, जंगल बनते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो पार्क वाला बना लिया, उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बना ली, तो उन्होंने क्या करा, हर जगह अपने इम्प्रिंट्स छोड़ दिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म, ठीक है, पॉसिबिलिज्म, जिसके अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी एनवायरनमेंट ही डिटरमाइन करता है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ न्यू डिटर्मिनिज्म। अब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी क्या होता है, पूरी तरह यूज़फुल नहीं है। और जब हम पॉसिबिलिज्म के अंदर चले जाएंगे तब क्या होगा, जो बहुत सारे इश्यूज आते हैं वो आ जाते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, ठीक है, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो एक इशू है, लैंड डिग्रेड हो रहा है वो भी एक इशू है। तो ना तो हम पॉसिबिलिज्म के अंदर जा सकते हैं पूरी, और ना ही हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को पूरी तरह कर सकते हैं। तो एक थर्ड कंसेप्ट आया, दैट इज़ न्यू डिटर्मिनिज्म। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, जोग्राफर, उनका क्या नाम था, ग्रिफिन टेलर, ठीक है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यम मार्ग यानी मिडल पाथ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ना तो मैं ये करूँगा ना ही मैं भी ये करूँगा, मैं बीच में चलूँगा। आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल में ना तो रेड पर जाऊँगा, ना तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म करूँगा, और ना ही ग्रीन पर जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन पर चला गया पूरी तरह तो फिर एक्सीडेंट्स होंगे, रेड पर चला गया तो कोई स्टैग्नेंट से हो जाएगी, कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं, इकोनॉमी वैसी की वैसी रहेगी। न्यू डिटर्मिनिज्म को फॉलो करूँगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अभी आप इसके अंदर क्या होगा कि ना तो मैं इसके अंदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी पर जाऊंगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हूँ, ना ही मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम पर जाऊंगा। अब इसके अंदर मैं क्या होगा कि मैं नेचर को ओबे करके क्या करूँगा, डिफरेंट उसको चीज़ें बनाऊँगा, उसको थोड़ा बहुत कॉन्कर करूँगा, अपनी लिमिट्स के अंदर रहूँगा, ताकि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और अच्छे से एक क्वालिफाइड लाइफ जी सकें, क्वालिटी जिसके पास हो। इसके अंदर क्या होता है, एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, कोई दो अलग अलग बात नहीं, बैलेंस बना रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें दे रखी है कि इवॉल्व कैसे हुई। अब इसके अंदर दे रखा है कि ज्योग्राफी है वो इवॉल्व कैसे हुई। अब अर्ली कॉलोनियल टाइम पर क्या था, सब कुछ एक्सप्लोर हो रहा था, क्योंकि किसी को पूरी तरह पता नहीं था कि हाँ है क्या, तो एक्सप्लोर हो रहा था, उससे ज्योग्राफी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, एक्सप्लोरेशन था। अब आप देखोगे उस टाइम अमेरिका एक नया आया था, ठीक है, एक्सप्लोर हो रहा था अर्ली कॉलोनियल टाइम पर। फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड के अंदर क्या होता है, एक्सप्लोर तो हो गया था, अब उसको स्टडी करना था, तो हम क्या कर रहे थे, रीजन वाइज स्टडी कर रहे थे, और फिर उसको पूरा ग्लोब का पार्ट समझ रहे थे। थर्ड क्या था, जब जो वार वाला एरिया था ना, जब वर्ल्ड वार हुए थे 1930s वाला, उसके अंदर एरियल डिफ्रेंशिएशन का मेथड आ गया था। इसके अंदर क्या था कि हम क्या कर रहे थे, हम जो यूनिकनेस है एक अलग अलग रीजन की उसको समझ रहे थे। और जो 50s और 60s वाला है उसके अंदर क्या आ गया था, स्पेक्टियल ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, यानी कि क्या हो रहा था, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है उसको यूज़ कर रहे थे हम, ताकि डिफरेंट ह्यूमन फिनोमिनास को ऑर्गेनाइज कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको एनालाइज कर सके। और इसके अंदर आप मेन देखोगे वो क्या था, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जिसके अंदर क्या हो रहा था, क्वांटिटी वाइज देखा जा रहा था, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जो फिजिक्स के लॉज है उसको यूज़ किया जा रहा था। फिर 70s के अंदर क्या हुआ था, एक स्कूल्स आ गई थी। अब ये क्या होती है, सबसे पहले वेलफेयर स्कूल की बात करते हैं। वेलफेयर स्कूल क्या है, जिसको ह्यूमनिस्ट स्कूल बोलते हैं,
इसके अंदर क्या था कि सोशल वेलबींग पर फोकस किया जा रहा था, ठीक है। और अभी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के अंदर। इसके अंदर आप देखो हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था। फिर आई रेडिकल स्कूल। रेडिकल स्कूल किससे जो थी, किसके बेसिस पर थी, मार्क्सिस्ट थ्योरी से, ठीक है। इसके अंदर क्या था, जो ये कैपिटलिज्म है उसको पूरी तरह अपोज किया जा रहा था और कम्युनिज्म को जो माना जा रहा था कि सही पे है। जो पॉवर्टी है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा था। फिर थर्ड क्या आई, बिहेवियरल स्कूल, जिसके अंदर क्या था कि जो एक्सपीरियंसेस, जो अभी क्या हो रहा है, जो सोशल कैटेगरीज है, ठीक है, उसको स्टडी किया जा रहा था। जैसे आप देखोगे अभी जो एथनिसिटी है, जो रेस है, उसके ऊपर क्या हो रहा था, डिफरेंट सोशली डिवाइड हो रहे थे, उसको स्टडी किया जा रहा था। तो ये 3 स्कूल्स आ गई थी। अब इसके अंदर क्या था, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग क्या बन रही थी, क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी। इसके अंदर आप देखोगे सोशल पॉलिटिकल रियलिटी आ जाएगी, ठीक है। थॉट्स, ये जो स्कूल्स आ गई थी, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर सोशल और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। उसके बाद में क्या हुआ, जब बाद वाला एरिया खत्म हुआ तो मॉडर्नाइजेशन आ गया ज्योग्राफी के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा था, यूनिवर्सल जो थ्योरीज थी, जो पूरे मतलब जनरली सब पर अप्लाई करो, उसके ऊपर डाउट होने लगा कि हर जगह की जो थ्योरीज है वो अलग अलग होनी चाहिए, हर जगह को डिफरेंटली अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब आते हैं कि इसका रिलेशन जो दूसरे डिसिपल्स के साथ है वो कैसे है। देखो, सोशल ज्योग्राफी के साथ सोशोलॉजी है, जो बिहेवियरल है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सोशल वेलबिंग वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लीजर वाली जो ज्योग्राफी है वो सोशोलॉजी से, कल्चर की ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी से, जो जेंडर की ज्योग्राफी है वो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडी से, फिर मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी से, और जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वो हिस्ट्री से। सोशल ज्योग्राफी के अंदर आता है ये। और फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के अंदर अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल साइंस से तो रिलेटेड है ही है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी, पैथोलॉजी, मिलिट्री ज्योग्राफी मिलिट्री साइंस से, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी से रिलेटेड है। सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्बन रूरल प्लानिंग से रिलेटेड है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर वाली एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री वाली इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स से, मार्केटिंग वाली बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से, और टूरिज्म वाली टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट से, और इंटरनेशनल ट्रेड वाली इंटरनेशनल ट्रेड से। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं। इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर उसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।